नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खान फहद। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक और धमाका किया, एक और बॉम्ब गिराया और इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हर होते पर्दाफाश के साथ जो राहुल गांधी बैक टू बैक कर रहे हैं, उससे चुनाव आयोग की जो साख है वो पूरी तरीके से वो अपनी साख को खो चुका है। अब हर शख्स, हर वोटर शंका की निगाह से चुनाव आयोग को देख रहा है और ये भी सोच रहा है कि क्या मेरा वोट वाकई में सेफ है? क्या वाकई में मैं जिसको वोट कर रहा हूं उसको जा रहा है? मेरा वोट कभी भी कट सकता है या मेरे नाम पर कभी भी कोई भी फर्जीवाड़ा हो सकता है? मेरे मोबाइल का इस्तेमाल करके कोई भी वोट जो है वो काटा जा सकता है। ये तमाम लोगों के जहन में सवाल है। कोई भी बोगस वोटर जोड़े जा सकते हैं, कोई भी जो एक्चुअल वोटर है उसका नाम डिलीट किया जा सकता है। राहुल गांधी एक के बाद एक धमाका कर रहे हैं और इस धमाके से चुनाव आयोग समेत भारतीय जनता पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है, भूचाल मचा हुआ है। कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आनन फानन में हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए थी चुनाव आयोग को, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने। और वो कह रहे थे कि भाई ये तो सुतली बम है और तरह तरह की बातें कर रहे थे। जिस तरह के क्लेम उनकी तरफ से किए गए, और वो क्लेम इसलिए किए गए क्योंकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद मिनट बाद ही एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट करते ही कह दिया कि राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मिसलीडिंग है। ऑनलाइन किसी भी तरीके से जो वोट है उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है, यानी कि वोटर डिलीशन नहीं हो सकता है ऑनलाइन। रंगे हाथों चुनाव आयोग भी पकड़ा गया और रंगे हाथों ज्ञानेश कुमार पकड़े गए, रंगे हाथों भारतीय जनता पार्टी भी पकड़ी गई झूठ बोलते हुए। उसके सबूत मैं अभी आपको दूंगी थोड़ी देर में। लेकिन कल के बाद से अब तक राहुल गांधी ने बैक टू बैक कई ट्वीट्स किए हैं और उन ट्वीट्स में से एक ट्वीट है जिसमें राहुल गांधी ने जिक्र किया है जेन जी का। अब आपको पता ही है कि जेन जी, वैसे तो आप लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन जब से नेपाल में जेनजीज ने पूरा का पूरा उठापटक कर दी है, पूरा बवाल खड़ा कर दिया है, सत्ता वहां पर कर दिया है और जेनजी ने ये किया है, तब से चारों तरफ आप ये नाम सुन रहे हैं और जैसे ही जेनजी नाम आता है उसको सीधे तौर पर जोड़ दिया जाता है नेपाल की क्रांति से, नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है, सत्ता पलट हुआ है उससे। राहुल गांधी ने भी जेनजी को लेकर, जेनजी को संबोधित उन्होंने सीधे तौर पर किया है और ट्वीट किया है। ट्वीट मैं आपके सामने रख रही हूं। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूं। जय हिंद। ये राहुल गांधी ने लिखा है। इसके बाद से आप ये देखिए कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बिखर गई है, पूरा राइट विंग बिखर गया है। इसमें ना तो उन्होंने नेपाल का जिक्र किया है, यहाँ पर वो सीधे तौर पर युवाओं को खिताब कर रहे हैं, वो युवाओं की बात कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने भी जेनजी को खिताब किया था। उन्होंने कहा था कि जेनजी पहली बार दिल्ली में विकास को देखेंगे और अब अगर राहुल गांधी ने इसका जिक्र कर दिया है तो इसको सीधे नेपाल से जोड़ा जा रहा है, बांग्लादेश से जोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो गृह युद्ध जो है वो छेड़ना चाहते हैं। एक तरह से वो बौखला गए हैं। उनको ये लग रहा है कि जो वोट बैंक, सबसे बड़ा वोट बैंक जो बीजेपी का हुआ करता था, यानी कि युवा, वो युवा पूरी तरीके से छिटक गए हैं। वो युवा पूरी तरीके से दूर हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी से और वो चले गए हैं कहां? वो चले गए हैं कांग्रेस के पास, राहुल गांधी के पास। और इसकी मिसाल आपको सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर देखने के लिए आपको मिल जाएगी। आपको वोट अधिकार यात्रा में भी आपको देखने के लिए मिला होगा कि कितने बड़े पैमाने पर युवा राहुल गांधी के साथ जुड़े थे। भारत जोड़ो यात्रा में कितने बड़े पैमाने पर युवा राहुल गांधी के साथ जुड़े थे। राहुल गांधी को मिलियंस में देखने वाले और उनके कंटेंट पर रील्स और कंटेंट बनाने वाले कौन है? वो जेनजी हैं या फिर हम कह सकते हैं कि 30 के ऊपर के लोग हैं, यानी कि युवा हैं। और यही बात सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को खल रही है। इसलिए राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद निशिकांत दुबे से लेकर तमाम लोग जो हैं वो बाहर निकल आए हैं और बाइट्स पे बाइट जो है वो दी जा रही है, ट्वीट्स पे ट्वीट जो है वो किए जा रहे हैं और वही गंदी अभद्र भाषा का इस्तेमाल जो राहुल गांधी के लिए किया जाता है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल गांधी ने आज एक और ट्वीट किया है और राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए जो महत्वपूर्ण बात लिखी है, उन्होंने कहा है, कल की ही बात को उन्होंने ट्वीट किया है, कल का ही ये ट्वीट है उनका, जिसमें उन्होंने लिखा है, सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ।
ऐसी भी हुई वोट चोरी। चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। लास्ट की लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत गहरा प्रहार किया है राहुल गांधी ने। चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी को देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। सुनिए आप राहुल गांधी को। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं। सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। तो आपने सुन लिया राहुल गांधी को, और आज एक और एक्सपोजे हुआ है, एक और पर्दाफाश हुआ है, एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है चुनाव आयोग की। कांग्रेस ने ट्वीट किया है, लेकिन ये रिपोर्ट है रिपोर्टर्स कलेक्ट की, जिन्होंने इसको आज ही पब्लिश किया है। और वो रिपोर्ट क्या कहती है आप सुनकर चौंक जाएंगे, और आपको ये पता चलेगा कि एक तरफ चुनाव आयोग डेटा नहीं दे रहा है, राहुल गांधी से लेकर तमाम लोग जो मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चुनाव आयोग ने तेलंगाना की बीआरएस सरकार को और प्राइवेट कंपनी को वोटर्स का डेटा दिया था। इसमें वोटर्स की तस्वीर और उनका पता शामिल है। 2019 में तेलंगाना की बीआरएस सरकार ने पेंशनर लाइव वेरिफिकेशन सिस्टम लॉन्च किया, जिसका काम एक प्राइवेट कंपनी पॉसिडिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। इस काम के लिए चुनाव आयोग ने वोटर्स को का डेटा साझा किया था। ये जानकारी रिपोर्टर्स कलेक्ट की एक रिपोर्ट के बाद सामने आई है। एक तरफ सीईसी ज्ञानेश कुमार वोटर्स का डेटा देने में बहानेबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग पहले ही वोटर्स का डेटा एक प्राइवेट कंपनी और बीआरएस सरकार के हाथ में सौंप चुका है। आज देश में वोट चोरी मुद्दा सबसे अहम है। देश की जनता चुनाव आयोग से निष्पक्षता की उम्मीद करती है। हम लगातार चुनाव आयोग से वोटर्स का डेटा मांग रहे हैं, ताकि उसकी निष्पक्ष जांच हो और वोट चोरी रोकी जा सके। ज्ञानेश कुमार को ये डेटा साझा करना चाहिए, वरना देश की जनता ये मानेगी कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों का साथ दे रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो एक और प्रहार आप देख लीजिए यहाँ पर किया गया है, और ये बाकायदा तौर पर रिपोर्ट्स के हवाले से ये बात रखी गई है। कल आपको याद होगा जो मिसलीडिंग करते हुए चुनाव आयोग ने क्लेम किया था, अब देखिए कैसे रंगे हाथों अपना ही जो उनका ट्वीट है, जिसका स्क्रीनशॉट है, और इसके अलावा जो उनका मैनुअल है, उस मैनुअल में भी ये बातें लिखी हुई हैं। तो ज्ञानेश कुमार अगर अपना मैनुअल ही पढ़ लेते तो शायद उनको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती इसका मिसलीडिंग का ठप्पा राहुल गांधी के उस वीडियो पर लगाने के लिए। अब यहाँ सुप्रिया श्रीनित ने ये ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है, हे ECI, you say online can't be done. What on earth is this post then? Liars. ये उन्होंने लिखा है, और ये पोस्ट आप जो देख सकते हैं, जहां पर बाकायदा तौर पर ये चुनाव आयोग का ही स्क्रीनशॉट है, ये ट्वीट किया हुआ है, जिसको उन्होंने रिपोस्ट किया है। जहां आप ये देख लीजिए, इस जल्दबाजी को समझिए, और फिर चुनाव आयोग का जो खुला खेल है वो आपकी पूरी समझ में आ जाएगा कि कैसे चुनाव आयोग वोटों की धांधली कर रहा है, कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो क्या कुछ कर रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो जब तक चुनाव आयोग फंसता है तो बीजेपी सामने आ जाती है, और बीजेपी फंसती है तो चुनाव आयोग सामने आ जाता है। ये पूरी के पूरी तरीके से खुला खेल है, इसमें आप कोई ढका छिपा रह नहीं गया है। और यही वजह है कि एक के बाद एक जो पर्दाफाश हो रहे हैं, जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उसमें खुद अपनी पोल खोलता हुआ चुनाव आयोग ही नजर आ रहा है। आज इसी पर हम बात करेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी रंगे हाथों पकड़े गए हैं, झूठ बोलते हुए, गलत बयानी करते हुए, और उसके साथ साथ जेनजी का जिक्र राहुल ने क्या कर दिया। पूरी बीजेपी उठ खड़ी हुई है, पूरी बीजेपी में हाहाकार मच गया है। एक तरफ राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ तमाम एजेंसीज हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, 12 साल के से उनकी सत्ता है, पूरा मीडिया है, हर कोई है। और इधर एक तरफ एक शख्स खड़ा है, राहुल गांधी, जो कह रहा है कि वो चुनाव आयोग की पोल खोलेगा, क्योंकि चुनाव आयोग वोटों की ठगी कर रहा है, चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, और ये संविधान को कुचल रहा है।
मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ अरुण अग्रवाल जी को आप देख सकते हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाना माना चेहरा है, बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और इन तमाम मसलों पर उनकी गहन पड़ताल भी रही है, बहुत पढ़ते लिखते हैं इन तमाम मामलों को लेकर। अरुण जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सिद्धार्थ जी भी जुड़ गए हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। अरुण जी, मैं सोच रही थी कि अगर चुनाव आयोग ने आपसे ही बात कर ली होती या कल का हमारा कार्यक्रम ही देख लिया होता तो शायद वो जो मिसलीडिंग का ठप्पा लगाया था उस पर थोड़ा सोच विचार कर लेते। ये जो चुनाव आयोग में इतनी जल्दबाजी है, ये इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और चुटकी बजाती है, उधर दूसरी तरफ वो मिसलीडिंग का ठप्पा लगाकर जारी कर देते हैं और फिर फौरन बीजेपी उसको उठाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है। इसके बारे में तो आप बताइएगा ही, लेकिन ये जेनजी की बात करते हुए आखिर इतनी बिलबिला क्यों गई है बीजेपी? ये मीडिया से लेकर और बीजेपी तक में आखिर इतना हाहाकार क्यों मच गया है और सीधे गृह युद्ध से लेकर ना जाने किस किस से जोड़ा जा रहा है? नमस्कार बुशरा जी। वो लगता है कि इनकी जो वो शाखा में जो अटेंडेंस है वो काफ़ी गिर गई है, क्योंकि अब वो जिंदगी पर इनकी पकड़ तो रही नहीं। ये झूठ बोलते हैं, ये जो एक इनका वो नारा या जिससे वो अट्रैक्ट करते थे कि हम जो है यंगर जनरेशन का कैरेक्टर बिल्ड करेंगे, तो उसमें इन लोगों का ही कैरेक्टर देखा गया कि ये झूठ बोलना, बेईमानी करना, लोगों को मिसलीड करना, ये सारी चीज़ें जो हैं भाजपा करती आ रही हैं। और यूथ के लिए ये खुद जानते हैं कि न इन्होंने कायदे का उनको एडुकेशन दिया, न कायदे के कॉलेजेस हैं, न इन्होंने जो है उनको जॉब दिया, और जो भी थोड़े बहुत जॉब्स थे उसको भी जो है आर्मी में आतंकवीर वगैरह लगा के जो है वो भी एक तो नंबर ऑफ जॉब्स कम कर दी और उसका जो परमानेंट नेचर था वो भी इन्होंने ये कर दिया। तो हर तरह से आज का जो यूथ है जिसको कि आपने इतना बकाया और रिलीजन के नाम पे और इसके, उनको जो है पिछले 12 साल में हाथ में कुछ नहीं आया, और वो आज वाकई जो हमारा यूथ है वो जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश, उससे उसकी हालत कहीं ज़्यादा खराब है दो कारण से। एक तो कि हमारी जो रिलेटिव पर कैपिटा इनकम है वो नेबरिंग जो देशों से उससे कहीं कम है, और दूसरा है कि जो फ्रस्ट्रेशन है यहाँ पे, जिस तरह के इन्होंने सपने दिखाए और ये किए, वो जो है उन लोगों से अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी हमारे यहाँ बहुत कम हुई और हमारा पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो हर जगह फ्रस्ट्रेशन है, इनको मालूम है, और ये डरते भी हैं, एक नंबर के डरपोक है। तो इनको जहाँ वो लगा कि अरे ये नेपाल में जेनजी जो है वहाँ पे बगावत किया और जो है एक रेवोल्यूशन के आगे था, तो दोनों तरह से घबराते हैं कि कहीं हम वोटिंग में ना पिट जाएं और कहीं ऐसा ना हो कि वाकई जो है वोट चोरी के बाद जो है लोग वहाँ पे कहीं ऐसा तो ना हो कि सड़क पे आ जाए। क्योंकि इन सब जगह में खाली बांग्लादेश को छोड़ के ये बहुत बड़ा वो उसका वो नहीं था कि जो है कि एक्टिवली वोट चोरी की जा रही, और उसमें ये पकड़े गए। तो ये जो है वाकई डर गए हैं, और इसलिए चूंकि मीडिया इनके काबू में है तो इसलिए जो है इसको ये शब्द देखते ही जो है इनको जैसे कि वो क्या कहते हैं, लाल कपड़ा एक सांड को दिखाइए, तो वही हाल इनका है कि ये जो है उसके ऊपर ये बगावत कर रहे हैं। रही वो दूसरी बात जो आप कह रहे थे इलेक्शन वाली जो ट्वीट, ये तो बार बार जो है ज्ञानेश कुमार लोगों को ये बता रहे हैं कि देखिए मुझको जो जिस आदमी ने यहाँ चुनाव आयोग के सीट पर लाया हम उसी के वफादार हैं, देश के वफादार नहीं हैं। इनफैक्ट मैं आज ही अपने एक मित्र हैं, दोस्त हैं, वो उसको पढ़ूंगा
कि इनको जो है इम्यूनिटी दी गई है उसको अब चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकार नियुक्ति करती है चुनाव आयोग का तो उसको वो इम्यूनिटी नहीं दे सकती है, क्योंकि जब वो नियुक्ति करती है और उसके बाद वो बेईमानी करता है इसलिए क्योंकि उसकी नियुक्ति हुई है और पूरे देश के साथ जो है वोट चोरी करके गद्दारी हो रही है, तो क्यों आपने कैसे इम्यूनिटी दी? आप कोई सुप्रीम कोर्ट के जज तो है नहीं, हाई कोर्ट के जज तो है नहीं कि जो आपको इम्यूनिटी दी जाएगी, है ना। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके की हेड जो है जैसे सीएजी है या आप आरबीआई का वो लीजिए, जिन लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, तो उन लोगों को अगर इम्यूनिटी नहीं है तो आपको किस बात की इम्यूनिटी दी जाए? क्या इसीलिए कि आप जो है रिगिंग करें और आपको जो है कोई कुछ ना बोले? और जो आपने कहा कि ये इनके मैनुअल के अंदर में अपना ये मैनुअल नहीं पढ़ते हैं कि एनवीएसपी जो इन्होंने ऐप बनाया है वो ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म 7 आप ऑफलाइन भर के उसको आप दे सकते हैं, आप उसी फॉर्म को ऑनलाइन भी दे सकते हैं। ये अलग बात है कि चुनाव आयोग ने फॉर्म 7 इसीलिए बनाया कि वो बेईमानी कर सके और उससे जो है खूब अच्छी तरह से बेईमानी हो रही है। और इन्हीं का जो मैनुअल है उसके अंदर में 90.3 जो क्लॉज है और 6 उसके अंदर में इन्होंने लिखा हुआ है कि आप इसको ऑनलाइन भर सकते हैं और भरते आ रहे हैं और ऐप भी है। अब जब ये है तो उसका तो ये जवाब देंगे नहीं, जो भी ये मन में आया, जैसे आपने सही कहा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ही रही है, खत्म हो रही है, अरे कुछ भी जरा जल्दी से लिख के जो है वो दे दो, आप तो जीत गए थे, ये कोई लॉजिक है? तो जो है ये इन्हीं का मतलब ये दर्शाता है कि इस आदमी की क्या क्वालिटी है, किस तरह के हैं, और उससे जो है लोगों में भी इनकी छवि तो जो बिगड़ी हुई है। लेकिन इनको एक बात और इन सरकार को भी समझना चाहिए कि आज के तारीख में अगर 60% से ऊपर, मतलब कि केवल भाजपा और गोदी मीडिया को छोड़ के शायद ही किसी को जो है चुनाव आयोग में विश्वास है, और अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद ले लें तो चुनाव आयोग की छवि इतनी नीचे कभी नहीं गिरी। कम से कम हमें तो नहीं याद है कि जो है चुनाव आयोग के निष्पक्षता और वोट जोड़ना और काटने के ऊपर जो है उनके ऊपर जो है इल्जाम अभी लग रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं कि इस तरह का वो नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉनिक के साथ और इलेक्ट्रॉनिक अरुण जी, मैनिपुलेशन ऑफ वोट्स। ये जी रिपोर्टर्स कलेक्ट ने जो पर्दाफाश किया है, मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आ रही हूँ। रिपोर्टर्स कलेक्ट ने जो पर्दाफाश किया है, जहां वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक्सेस दिया डेटा का, उसमें फोटोज भी इंक्लूडेड हैं और तमाम डिटेल्स इंक्लूडेड है और वो बीआरएस को दिया गया। ये कितना खतरनाक खेल है। आप एक तरह से डेटा बेच रहे हैं, इसको तो ऐसे ही देखा जाएगा ना। आप प्राइवेट कंपनी को अगर दे रहे हैं तो आप डेटा बेच रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप? क्या इतनी खतरनाक बात ये जो रिपोर्टर्स कलेक्ट की रिपोर्ट में सामने आई है, ये कितना डेंजरस है? आपका हमारा किसी का भी डेटा इसका मतलब सेफ नहीं है। एक तरफ आप डेटा दे नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ आप प्राइवेट कंपनी को डेटा दे रहे हैं और वो भी फोटो के साथ दे रहे हैं आप। नहीं तो भाई आदमी ये तो यही कहेगा ना कि किसी को पैसे मिले हैं तभी उसने दिया है, या कुछ मैंने कोई जो चीज वंचित है, जो आप काम नहीं कर सकते हैं, प्रोहिबिटेड है। अगर मान ले ये आज रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ये रिपोर्ट सार्वजनिक की कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं का डेटा डेटा दिया तो वो आपने बेचा या नहीं बेचा, हम उसको प्रूफ कर पाए कि आपने जो है क्रिप्टो करेंसी में पैसा लिया कि बाहर में पैसा लिया या कोई फेवर करने के लिए आपने पैसा लिया, गलत तो हो गया वहीं पे। तो अगर आप ये जो निष्पक्ष हैं तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है
कि भाई ये कैसे हुआ, किसने किया, उसको आपने चार्जशीट किया कि नहीं किया, क्या वो ज्ञानेश कुमार ने खुद ही किया, और अगर किया तो वो दोनों चुनाव आयोग जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या उनको भी हिस्सा मिला। तो ये सारे जो सवाल उठते हैं इनके ऊपर, तो वो अपनी, इनको देखिए सबसे गड़बड़ क्या बात है कि एक बेशरम आदमी को और एक जो मतलब मॉरली जो वो होता है उसमें अंतर क्या है। ये अंतर है कि बेशरम आदमी को अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं। वही हाल कि लोग कुछ भी बोलें, हम तो कुर्सी पर बैठे हैं, हम जितना भी गड़बड़ है वो करेंगे, हम डेटा बेचेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये तो दिन पर दिन जो है इनके जो खुलासे हो रहे हैं, ये बहुत ही मतलब कि दुखद बात है कि इनको अपनी ही इज्जत का जो है कोई कोई इनको वो ये नहीं है, और उसके ऊपर ना ये कोई एक्शन लेते हैं ना ये कभी भी किसी के ऊपर। ये आज तक देखिए, एक बात जो समझने की है बहुत बड़ी, ये वो हमारे एक हैं, वो लंबा सा टीका लगाते हैं गोपाला स्वामी करके, वो भी चुनाव आयोग रहे हुए हैं। तो बाकी लोग तो कम से कम शर्म है तो वो डिफेंड नहीं करते। ये जो हैं पुराने भक्त हैं, तो ये आके जो है हरदम की चुनाव आयोग कैन डू नो रॉन्ग। और इनका जो है ऐसा है कि ये सब ब्यूरोक्रेट रहे हैं। एक खाली ये सब बता दें कि भाई जो पेरिफेरी में काम कर रहा है, जो तुम्हारा बीएलओ है और ईआरओ है, क्या वो सारे की तुम गारंटी लेते हो कि वो ईमानदार आदमी है? तुम ब्यूरोक्रेसी में रह के इतनी तुमने चोरी देखी है, और वो तुम्हारे टेम्पररी एम्प्लॉई, और उन्हीं के थ्रोट चोरी हो रही है, और तुम जो है वहां पर सर्टिफिकेट देने को तैयार हो। उनको ये नहीं मालूम है कि जो इलेक्शन मैनुअल में लिखा हुआ है उस चीज को जो है कोई भी बीएलओ और ईआरओ अगर मिल जाए कि जो कुछ होंगे जो ये कानून को ठीक से पढ़ते हैं, लेकिन 5% से ज्यादा बता नहीं पाएंगे। उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई नोटिस नहीं दे रहा है वोट काटने का। अगर नोटिस दे रहा है तो वो जो पोस्टल का जो वो रसीद है जो आपको रजिस्टर्ड पोस्ट की मिलती है, क्या वही आप दिखा दीजिए। मनमाना वोट आपने जिसका मन में आया, नोटिस दी नहीं, और उसके बाद ये खड़े होके जो है अपना मैनुअल पढ़ के किए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये हाल है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि मैनिपुलेट नहीं हो सकता, तो बड़ा अफसोस होता है। जी जी बिल्कुल। और मैं देख रही थी कि ट्विटर पर कि आईफोन 17 को लेने के लिए लंबी लंबी कतारें जो हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लगी हुई हैं। अब जो भक्त हैं और राइट विंगर हैं, माफ कीजिएगा, कुछ भक्त हैं और जो राइट विंगर हैं, कुछ मीडिया के हैं, वो कटाक्ष कर रहे थे डेड इकोनॉमी की, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था, जब ट्रंप ने कहा था तो उन्होंने सेकंड उसको किया था और कहा था कि ये जो है वो डेड इकोनॉमी। तो यही तो वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कितनी डिस्पैरिटी है इस समाज में, कितना फर्क है कि एक तरफ सब्सिडाइज खाद लेने के लिए लाइनों में लगे हैं लोग, डंडे खा रहे हैं, मर रहे हैं और लाइनों में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ जो लोग हैं जिन चंद लोगों के पास जो है वो सबसे ज्यादा पैसा है, वो लाइनों में 24-24 घंटे से लगे हुए हैं क्योंकि उन्हें आईफोन 17 जो है वो खरीदना है। और उस पर भी आप देखिए राहुल गांधी पर कटाक्ष, तो वो इसमें भी दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हमारी इकोनॉमी कितनी ज्यादा फल फूल रही है, क्या क्या हमारे यहाँ हो रहा है कि लोग आईफोन 17 खरीदने के लाइनों में खड़े हैं। लोग तो लोन लेके भी फोन खरीद लेते हैं, 20,000 रुपए कमाने वाला भी 1.5 लाख रुपए का फोन खरीद लेता है। तो ये लोगों का जो जहन है वो कहाँ आ गया है, अंधभक्ति कहाँ पहुंच गई है, ये मैं आज देख रही थी। सिद्धार्थ जी को मैं शामिल करूंगी चर्चा में। सिद्धार्थ जी, कल से लेकर आज अब तक जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर तो चर्चा ना तो बीजेपी ना ही मीडिया का एक धड़ा वो कोई नहीं कर रहा है कि कैसे चुनाव आयोग की साख पूरी तरीके से वो खो चुका है, कैसे वो एक तरह से बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बनकर काम करता हुआ वो नजर आ रहा है। बात दूसरी तरफ हो रही है
कि देखिए ये तो यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, गृह युद्ध छेड़ना चाहते हैं। ये इतनी बौखलाहट, ये सब कुछ आखिर क्यों है? और अगर आपने एक बाइट देखी हो अमित शाह की, जहां अमित शाह पूछ रहे हैं, बिहार में है वो, और वो पूछ रहे हैं कि भाई किस लिए आए थे यहाँ पर राहुल बाबा, बड़े एरोगेंस के साथ वो पूछ रहे हैं क्या थी यात्रा। तो वहां से उन्हीं के जो लोग हैं वो कह रहे हैं वोट चोरी, तो उन्होंने वही रोक दिया, अरे वोट चोरी नहीं। तो ये अब हाल हो गया है, वोट चोर गद्दी छोड़ अब तो पूरी बीजेपी के साथ चस्पा हो गया है। आपकी प्रतिक्रिया? मेरे ख्याल से एक छोटा सा नियम होता है कि अगर आपने कोई एक गलती की, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने एक खून किया, तो उसकी जो सजा होती है उसके बाद अगर आने वाले समय में उसने 10 खून भी किया हो तो एक खून की जो सजा है वही वही सजा होती है बाकी 9 खूनों की भी। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि पिछले साल जब चंडीगढ़ के चुनाव में भाजपा के द्वारा नियुक्त भाजपा के चुनाव अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ के मान लिया कि हाँ मैं चुनाव चोरी कर रहा था, उसी दिन भाजपा ने ये मान लिया कि हाँ वो इस देश में चुनाव चोरी करती है। तो वो एक जो भाजपा ने खुद मान लिया कि उसने बहुत बड़ी भूल की है, उसके बाद जो अब इसके बाद जितने भी आप प्रमाण देंगे वो अगले प्रमाण होंगे दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें चुनाव चोरी के बारे में। तो मेरे ख्याल से भाजपा के बारे में इस देश की जनता को चंडीगढ़ चुनाव अधिकारी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ के खड़े होकर बोल दिए कि हाँ मैंने भाजपा के कहने पे चुनाव चोरी करने की कोशिश की, माफ कीजिएगा, उसी समय इस देश के लोगों को पता लग गया। उसके बाद जो भी हो रहा है वो इंग्लिश में जिसे कहते हैं रीइटरेशन, मतलब किसी चीज का पुष्टिकरण, एक के बाद एक मुहर लगाने वाली बात हो रही है। और मेरे ख्याल से ये है जिस तरह से विपक्ष, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, या तो अभी जिस तरह से एसआईआर में ये लोग कर रहे हैं, तो बार बार इस चीज को लोगों के सामने लाना विपक्ष की ओर से, चाहे वो कांग्रेस की ओर से हो, वोट अधिकार यात्रा के नाम पर हो, जो भी करे इसको पूरा समर्थन मिलना चाहिए। और इस देश में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसमें तो कहे कोई दो राय बची ही नहीं, क्योंकि जो जब चुनाव अधिकारी खुद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर बोल रहा है कि हाँ हम चुनाव चोरी कर रहे थे, तो इसका मतलब ये कि पूरा का पूरा व्यवस्था उनकी खत्म हो चुकी है। तो देश की जनता को इस चीज में अब कोई शंका नहीं रही कि बीजेपी चुनाव जीतती नहीं है, बीजेपी चुनाव चुराती है। लोगों को, सबको पता है, भाजपा के समर्थक को भी पता है कि भाजपा चुनाव जीतती नहीं है, भाजपा चुनाव चुराती है। अब चुराने के अलग अलग तरीके हैं, 10 तरीके हैं, 25 तरीके हैं, जिन तरीकों को मेरे ख्याल से अरुण जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया कि चुराने के क्या क्या नए नए तरीके होते हैं। आपने भी बता दिया कि किस तरह से सॉफ्टवेयर होता है, राहुल गांधी ने भी परसों बता दिया कि कोई एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि उस वोटिंग बूथ का एक पहला वोटर का नाम उठाता है, उसके नाम से बाकी लोगों के नाम से कंप्लेंट कर देता है, हर जगह वही होता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं, लेकिन अब इस देश की जनता को पता लग गया है कि गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है, इसमें अब कोई दो राय नहीं रही। अब मामला मजेदार है जेन जी का, जो आप जेन जी के बारे में बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से एक हफ्ता पहले, अगर एक हफ्ता भी नहीं हुआ, 2-3 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री जी गए थे मणिपुर में, और मणिपुर से उन्होंने नेपाल के जेन जी को बहुत सराहा था। उन्होंने ये कहा था कि नेपाल के युवा नेपाल की सड़कें साफ कर रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक साफ कर रहे हैं, उनके पॉजिटिव थिंकिंग को उन्होंने सराहा था। तो भारत के प्रधानमंत्री जी अगर नेपाल के जेन जी की पॉजिटिव थिंकिंग को सराहते हैं, तो दूसरा अगर सराहे तो आपको दिक्कत क्या होती है? तो अगर आपने ही जरा आपने शुरू किया, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं दूसरा भी उस रास्ते पर चलेगा। राहुल गांधी भी अगर जेन जी की बात करेंगे तो जेन जी पर इतनी चिंता क्यों हो रही है? आपको इतना डर क्यों लग रहा है कि जेन जी को भड़का रहे हैं? अगर आपको आपकी सत्ता इस देश में है, 10 साल से आप इस देश में राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता में है, तो आपको अपने ही नैरेटिव पर इतनी शंका क्यों है कि कोई एक आदमी आएगा और किसी को बहला फुसला लेगा? नहीं बहलेगा फुसलेगा, आपको ये भरोसा रहना चाहिए। अगर आप डर रहे हैं कि जेन जी को कोई भड़का रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। जैसे चुनाव आयोग से सवाल पूछा जाता है तो बीजेपी अगर कूदती है उनके क्या कहते हैं बचाव करने के लिए, तो ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया है। बेगानी शादी में क्यों अब्दुल्ला दीवाना होता है? सवाल तो पूछा जा रहा है अंपायर से, दूसरी टीम काहे के लिए अंपायर के पक्ष में बैटिंग करने आ रही है? चुनाव आयोग आके बात करे। अब चुनाव आयोग जो कह रहा है वो बेसिर पैर की बात कर रहा है और उसके बचाव में कोई दम नहीं है, ये मेरे ख्याल से अरुण जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया। तो ये मामला वापस आता है कि ये जेन जी का मामला क्या है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे रिसर्च कर रहा था,
जेनजी वो है जो कि 1997 से 12 के बीच में पैदा हुई है, और अभी एक हफ्ता पहले उस जेनजी ने नेपाल में बता दिया कि वो लोग टेक्नोलॉजी के दम पर बिना चुनाव आयोग के नया प्रधानमंत्री भी उन लोगों ने चुन लिया। वहां पर चुनाव आयोग की जरूरत नहीं पड़ी, एक डिस्कॉर्ड करके टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी के आधार पर उन्होंने बिना चुनाव आयोग के एक नया प्रधानमंत्री भी चुन लिया। तो आप सोचिए कि टेक्नोलॉजी के साथ होता यह है कि एक मार्टेक्स लॉ करता है, उसका एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत ये कहता है कि टेक्नोलॉजी की गति हमेशा इतनी तेज होती है कि उस टेक्नोलॉजी को पकड़ने के लिए आप कानून नहीं बना सकते। कानून हमेशा टेक्नोलॉजी के पीछे रहता है। टेक्नोलॉजी की गति तेज होती है, कानून की गति कम होती है। इसीलिए हम भारत में जानते हैं कॉइन डीसीएक्स जैसे ये क्या कहते हैं बिटकॉइन वगैरह का व्यापार होता है, उसके बारे में कोई कानून नहीं बन पाया है, क्योंकि वो इतनी तेज गति से बन रहा है, लोग उसमें पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा खो रहे हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को अभी तक आप रेगुलेट नहीं कर पाए, क्योंकि जो कानून बनाने वाले हैं वो अभी तक समझे ही नहीं है कि वो कानून उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाए। तो इसी का लाभ उठाते हुए जेन जी जो है नेपाल में, उसने इस टेक्नोलॉजी के आधार पर डिस्कॉर्ड नाम का एक प्लेटफॉर्म है, उस डिस्कॉर्ड नाम के टेक्नोलॉजी के को उपयोग करके बिना चुनाव आयोग के, नेपाल में चुनाव आयोग बैठा रह गया, आराम से अपने ऑफिस में बैठा रह गया और नया प्रधानमंत्री वहां चुन लिया गया, और वो भी लोकमत से चुन लिया गया। ऐसा नहीं है कि किसी ने जबरदस्ती बिठा दिया। तो मेरे ख्याल से बीजेपी के इकोसिस्टम को इस जेन जी से डर लगना, इनसे हड़कना, इनसे थर्राना स्वाभाविक है, क्योंकि ये वो जेनजी है जो कि भारत में करीब 37 करोड़ लोग हैं, 37 या 38 करोड़ लोग हैं। मतलब भारत में हर तीसरा वयस्क आदमी, 3 में से 1 वयस्क आदमी जेनजी का आता है। इनके अंदर बेरोजगारी करीब करीब 16% है, और ये रोज 8 घंटे तक इंटरनेट का उपयोग करते हैं। और इनको जब पूछा जाता है कि आपकी मुख्य समस्याएं क्या हैं, तो ये कहते हैं बेरोजगारी मेरी मुख्य समस्या है, भ्रष्टाचार मेरी मुख्य समस्या है, महिलाओं की सुरक्षा मेरी मुख्य समस्या है। और ये जेनजी काम क्या करता है? ज्यादातर जेनजी आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, कुछ जेनजी डिजिटल मार्केटिंग में भी है, और बहुत सारे जेनजी जो हैं वो भारत में गिग इकोनॉमी में काम करते हैं। गिग इकोनॉमी मतलब कोई जोमेटो का डिलीवरी बॉय हो जाता है, कोई उबर का ड्राइवर हो जाता है। ये जो गिग इकोनॉमी है ये है। और ये लोग ऐप कौन सा यूज करते हैं? ज्यादातर ऐप कौन सा यूज करते हैं? ये यूट्यूब यूज करते हैं, टिकटॉक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं भारत में। और इनका जो कंटेंट होता है, सबसे मजेदार बात यह है कि ये कंटेंट क्या देखते हैं, तो सबसे ज्यादा ये कंटेंट देखते हैं एजुकेशनल कंटेंट। मतलब ये लोग अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको कहीं परीक्षा देनी है, उन भारत में जिस तरह से अरुण जी ने कहा कोई उस तरह की बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, उनको सिलेबस में कोई एक क्या कहते हैं सब्जेक्ट तो है, लेकिन उनके लेक्चरर ने वो सिलेबस उनको पढ़ाया नहीं है, क्योंकि लेक्चरर को ही पता नहीं है। तो अब वो उनको पता है कि परीक्षा में आने वाला है, वो चैट जीपीटी में जाते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, परप्लेक्सिटी पर जाते हैं, एजुकेशनल कंटेंट वो लेते हैं, और तो थोड़ा बहुत क्या कहते हैं मनोरंजन के लिए ओटीटी मूवीज वगैरह जिसको हम कहते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं। और ये दुनिया भर के जेनजी का ये सामान्य बात मैंने कहा। तो जेनजी वो युवा है जिसने अपने वयस्क जीवन में सिर्फ भाजपा का ही राज देखा है। बहुत मेहनती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो गरीब है। अब शारीरिक रूप से वो बंधक बन गया है, क्योंकि वो किसी काम में, या जो काम उसको पसंद नहीं है उस काम में वो फंस गया है। तो शारीरिक रूप से भले बंधक है, पर मानसिक रूप से इतना स्वतंत्र है कि भले वो मजबूरी में कहीं दरबान का काम कर रहा है, पर अपने फोन पर वो पूरी दुनिया में कहां क्या प्रगति हो रही है वो भी देख रहा है, और अपने आसपास जो पिछड़ापन है उस विडंबना को भी देख रहा है। तो अगर वो जेनजी इतना शारीरिक रूप से, हो सकता है वो किसी क्या कहते हैं रेस्टोरेंट में बैरा का काम कर रहा हो सकता है आपके हमारे रेजिडेंशियल क्या कहते हैं अपार्टमेंट के बाहर वो दरबान का काम कर रहा हो, लेकिन उसके फोन में उसको जानकारी दुनिया भर की मिल गई है। और अगर आने वाले समय में जिस तरह से नेपाल में हुआ, टेक्नोलॉजी इतनी तेज होती है कि उसके ऊपर मार्टेक्स लॉ लागू हो जाता है। मार्टेक्स लॉ जो है वो एक क्या कहते हैं वैज्ञानिक सिद्धांत है, वो कानून नहीं है। वो मार्टेक्स लॉ अगर लागू हो गया, तो जिस तरह से नेपाल में बिना चुनाव आयोग की जरूरत के प्रधानमंत्री नया चुन लिया गया, तो आश्चर्य नहीं है कि दुनिया के दूसरे किसी जगह में भी हो जाए। तो मेरे ख्याल से अगर भारत का विपक्ष, भारत के हर 3 में से 1 युवा, भारत के 3 वयस्क में से 1 वयस्क जो है वो जेनजी का आता है, जेनजी को अगर वो लोग
अपने अपना टारगेट बेस बनाते हैं, उनके अंदर अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं, उनको अगर विषय समझाते हैं, तो मेरे ख्याल से भाजपा के इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री उसी नेपाल के जेनजी को तो आप सराहना करते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जेनजी नेपाल में है तो उसकी सराहना कीजिए और भारत में वो जेनजी है तो उसको कहिए कि वो सराहना नहीं करनी है, वो खतरा है। तो नेपाल में जो सराहना की चीज है वो भारत में आके खतरा कैसे बन जाता है? तो मेरे ख्याल से नेपाल में जो हुआ है, और टेक्नोलॉजी जिस तरह से ग्रो करती है और टेक्नोलॉजी को आप कानून से जिस तरह से रोक नहीं पाते हैं, जिस तरह से हमने फिर से मैं कई बार दोहरा दिया लेकिन फिर से दोहराना जरूरी लगता है कि नेपाल में टेक्नोलॉजी के दम पर नेपाल की जनता ने लोकमत से वोटिंग करवा के एक प्रधानमंत्री चुन लिया और चुनाव आयोग धरा का धरा रह गया, चुनाव आयोग बैठा रह गया और आपका चुनाव भी हो गया। तो इस तरह की चीज एक जगह अगर होती है तो दूसरी जगह नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है मेरे ख्याल से। इसीलिए भाजपा काफी चिंतित है। भाजपा को सिर्फ चिंतित नहीं है, भाजपा अंदर से काफी थर्राई हुई है, जेन जी से थर्राई हुई है। और अगर विपक्ष इस जेनजी को टारगेट करके उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री उसी जेनजी को जो नेपाल में काम कर रहा था उसकी अगर सराहना करते हैं तो उस जेनजी को भारत में आप खतरा नहीं बोल सकते। जी बिल्कुल। और उनको ये डर लग रहा है कि जेनजी का नाम लेते ही मानो जैसे राहुल गांधी ने ट्वीट किया कल ही कोई क्रांति हो जाएगी और एक तरह से तख्तापलट हो जाएगा, इस तरह की बातें ही तो कही जा रही हैं। गृह युद्ध की आप बात कर रहे हैं तो ये भी उनको कहीं ना कहीं वो अपने डर, अपने खौफ को भी बता रहे हैं। इसका मतलब उनको ये पता है कि पूरे देश में एक अनरेस्ट है, उनको ये पता है कि एक चिंगारी की जरूरत है, उनको ये भी पता है कि हर वर्ग परेशान है और जरा सी अगर आहट हुई और जरा सा अगर कुछ भी हुआ तो कैसे ये आंदोलन पूरे देश में फैल जाएगा और क्या कुछ हो सकता है। इसीलिए जेनजी का जिक्र राहुल गांधी ने किया तो तिलमिला गई पूरी भारतीय जनता पार्टी, ये साफ तौर पर दिख रहा है। जिस मैं बाइट का जिक्र कर रही थी अमित शाह की, मैं चाहूंगी कि एक बार मैं अपने दर्शकों को जरूर सुनाऊं और फिर अरुण जी मैं आपके पास आ रही हूँ, सुनिए आप, बहुत चंद सेकंड की वो बाइट है और उसमें अमित शाह किस बॉडी लैंग्वेज के साथ क्या सवाल पूछ रहे हैं और जब जवाब आता है तो क्या होता है वो भी बताना एक्चुअली बहुत जरूरी है। क्योंकि इन लोगों को ये लग रहा है फिलहाल कि हमने तो एक तरह से 65 लाख वोटर्स का नाम जो है वो कट गया, हमने तो एक तरह से अपनी बिसात जो है वहां पर वो बिछा दी है। यही तो एक कॉन्फिडेंस है, यही वजह है कि अब बात जो है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो है वो की जा रही है। सुनिए जरा आप अमित शाह ने क्या कहा है। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई, यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार वोट चोरी नहीं था। तो अरुण जी आपने सुन लिया कि कैसे ही एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा था, क्योंकि कहा वो सुनना तो ये चाह रहे थे कि ये कहें कि ये दरअसल जो घुसपैठिए थे उनको बचाने की यात्रा थी। यही तो प्रधानमंत्री ने कहा था, यही तो अमित शाह ने भी कहा था कि कोई यात्रा वात्रा वोट अधिकार यात्रा नहीं, ये दरअसल घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को, यानी कि अंडरलाइन करके आप पढ़िए, मुसलमानों को एक तरह से बचाने की ये यात्रा थी। ये इन लोगों की हताशा नहीं दिखाता है कि आप काट की हांडी कितनी बार चढ़ाएंगे। लोग 20 साल से आपकी सरकार है, 12 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, आप कितने निकम्मे हैं कि अगर इतने बड़े पैमाने पर इन्फिल्ट्रेटर्स थे तो आप क्या कर रहे थे। पुलिस आपके पास है, सिक्योरिटी आपके जिम्मे है, बॉर्डर फोर्सेस आपके जिम्मे है, तो आप क्या कर रहे थे? आप थाली बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे। देखिए ये जिस तरह से इनकी भाषा है ना, राहुल बाबा, अरे तो तुम्हारा लड़का क्या है, पढ़ा लिखा भी नहीं है। मतलब मुझको समझ में आता है कि ये बात करते हैं 2 लैंग्वेज 3 लैंग्वेज, वो जब पढ़ता है अंग्रेजी देख के तब भी उसको वो ठीक से नहीं पढ़ पाता है, इतना तंग है। और तुम चले, तुम्हारे जो है एक संबोधन जो दूसरे ऑपोजिशन ऑफ लीडर को कर रहे हो तो वो कह रहे राहुल बाबा। अब कोई तुम्हें कहे कि तड़ी पार होम मिनिस्टर, कैसा लगेगा? मतलब कि एक तो इनको जो है लगता है कि ये शाखा में इनको जो है गाली देना सिखाया गया और कैसे सभ्य रूप में लोगों को एड्रेस करते हैं जानबूझ के अट्रैक्ट करने को कि ओ राहुल जी, वो भी इनको नहीं आता है, तमीज नहीं है इस आदमी को।
क्या ये सिखा रहे हैं? अपने लड़के का में क्या इनको ऐसा दिखा कि पूरे देश में क्या इंटरनेशनल क्रिकेट का उसका आपने बना दिया? यहाँ पर युद्ध की स्थिति थी, आपको जो है पाकिस्तान ने इस तरह से ह्यूमिलिएट किया और पैसे कमाने के लिए आप जो है वहां पर क्रिकेट खेलने लगे। ये क्या? और उन लोगों ने ठीक ही जवाब दिया। तो ये लोग जो कर रहे हैं ना, देखिए जो यंगर जनरेशन है, हमारे यहाँ एक और चीज बहुत यूनिक है कि जॉब तो नहीं है, वो तो नहीं है, लेकिन कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ कि जिसका पेपर नहीं लीक हुआ। बजाते कि आईआईटी और नीट जो मेडिकल का है, उसमें भी नीट का भी पेपर लीक हुआ, और जो लॉ एग्जाम का जो वो होता है कॉमन एंट्रेंस, नहीं तो सारे पेपर लीक हो रहे हैं। बीपीसी के हो, वो कोई भी एम्प्लॉयमेंट का हो, वो पेपर लीक हो रहा है का हो। तो आज जो युवा है वो पॉकेट में अपॉइंटमेंट लेटर भी लेके बैठा है, और पता चला कि पेपर लीक हो गया तो उस पर स्टे लग गया, या खुद ही इन्होंने जो है ये कर दिया, फिर एम्प्लॉयमेंट में ये बेईमानी करने लगे। तो जो हमारे देश का युवा है वो इनकी बेईमानी से त्रस्त है, वो रोज उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। दूसरा है कि जब तेजस्वी यादव या राहुल गांधी एक मोटरसाइकिल से जो परेड करते हैं, या उन्हीं के तरह से वो टी शर्ट वगैरह पहनते हैं, तो कुछ हद तक ये युवा उनके साथ भी आइडेंटिफाई करता है। वो देखता है कि यार ये हमारे उम्र के हैं या आसपास के हैं, हमारे ही तरह बोलते हैं, हमारे ही तरह ये करते हैं। जो इन लोगों का नहीं है, ये जो है लोगों को टॉक डाउन करते हैं। हमें तो मतलब कि ये आंकड़े नहीं मालूम है, लेकिन मुझको ये लगता है कि इनके शाखा में भी अटेंडेंस कम हो गई है, क्योंकि जो शाखा चलाने वाले हैं वो अब कम हो गए हैं, वो अपना विलास उलास उनको सुख वगैरह वो कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट हैं उनके पास भी बहुत सारा डाइवर्जन है। तो लगे कि जो ये एक रिकरेंट जो यूथ को ये मिसलीड करके जो रिलीजन और इसकी जो है वो घुट्टी पिला रहे थे, वो भी अब नहीं चल पा रही है, क्योंकि अगर वो चाहे तो वो पूरा अपना यूट्यूब या ज्ञान ले सकता है कि ये जितनी भी बातें कर रहे हैं, ये झूठा राष्ट्रवाद जो है वो ये अब शायद बेच नहीं पा रहे हैं। तो वाकई इनको बहुत चिंता है कि अगर रिबेलियन हुआ, क्योंकि हमने इतनी स्थिति तो इनकी खराब कर दी है कि रिबेलियन के यूथ जो है रिबेलियन करने के कगार पे आया हुआ है, और उनका कोई दिमाग होता नहीं है। अगर वो मान ले आ गए तो वो 2-4 दिन में ही जो है पूरा उतास नहास करके जो है वो चले जाते हैं। तो यही सब है। अब ये उसको डर रहे हैं, जो स्थिति इन्होंने की है, इतना खराब पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। देखिए जो आपने आईफोन की बात करी, ये लोग कंज्यूमरिज्म का इन्होंने कल्चर यहाँ पे लगा दिया। जो हमारी पहले सेविंग्स रेट थी एज हाई एज 35 to 40%, वो गिर के 12, 14, 15% पर आ गई। कोई सेविंग्स का जो है इनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम लोग जो बहुत अब जिंदगी भर की कमाई है तो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम लोग कम से कम भाई हैबिट की एक किफायत है, अरे भाई एक अच्छा फोन है, पिछले 2 साल पहले ही लिया, क्या जरूरत है 80,000 रुपए खर्च करने की। लेकिन इन लोगों को वो कंज्यूमरिज्म क्या लेटेस्ट है, यू आर डिफाइंड भाई कि आपका कौन सा फोन है। आप जो बैठते हैं तो सब कोई आपका फोन देखते हैं, उसमें क्या कंटेंट है। तो उससे ये जो इन्होंने जो विदाउट इनकम कंज्यूमरिज्म पैदा किया, उसका कोई ये नहीं है। हमें याद है अपना एयरपोर्ट पे मैं था, लोग लाइन में लगे हुए थे, और वो पानी जो भी था, एक ही जो स्टॉल था, नया एयरपोर्ट था, एक बोतल पानी 80 रुपए में बेच रहे थे। तो हमने कहा नॉट दैट आई कांट अफोर्ड, मैं तो और लोगों से शायद ज्यादा ही अफोर्ड कर सकता था। तो मैंने कहा अरे यार शर्म करो, 20 रुपए की बोतल, वो भी छोटी वाली या जो थी, इसको तुम 40 में बेच लो, 50 में बेच लो।
लेकिन मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, कोई सीलिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बेच रहे हो। तब है दो चार लोगों ने कहा हाँ भाई ये गलत है। कोई जी। कॉन्शियसनेस नहीं है, कोई कॉज के लिए नहीं लड़ सकते हैं। तो कम से कम अपने वोट के लिए अब इनको जो है ये जागरूक हो रहे हैं कि हमारा वोट चोरी करके जो है ये सत्ता में आए हुए लोग हमें न कोई भी सुविधा हमारे मन लायक नहीं दे पा रहे हैं। तो उनकी जो क्या कहते हैं एक्सपेक्टेंसी है, जो उनकी उम्मीदें हैं, वो सरकार जो है 10% भी मीट नहीं कर पा रही। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और यही हाल जो है वो देश का है। और संक्षेप में आखिर में सिद्धार्थ जी, सवाल ये है कि क्या ये डर बीजेपी को लग रहा है कि नेपाल की तरह क्या बिहार में जेन ज़ी वो खेल कर सकते हैं, जो उन्होंने नेपाल में किया? यानी कि वो अब एक तरह से मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ तख्ता पलट, वहाँ तो चुनाव होने जा रहा है कुछ ही महीनों में, लेकिन उस चुनाव में वो खेल कर दें जो उन्होंने नेपाल में किया। क्योंकि युवा जब जागता है तो फिर कोई भी हो उसके आगे वो किसी को भी रौंद देता है। और हमने ये देखा कि वोट अधिकार यात्रा जब निकली तो उस वोट अधिकार यात्रा में ज्यादातर लोग जो थे वो युवा थे। अभी भी जब तेजस्वी यादव जो यात्रा निकाल रहे हैं उस यात्रा में आप देख लीजिए कौन है वहां पर, वो युवा हैं, वो 30 साल के कम की उम्र के लड़के होंगे वहां पर, क्योंकि वो बेरोजगार हैं, उनका पेपर लीक हुआ है, उनको जॉब्स नहीं मिली हैं, उनको एक उम्मीद ये नजर आ रही है कि एक वोट चोरी के सहारे एक तो सत्ता अगर बदलेगी तो हमारे भी दिन फिरेंगे, हमें कम से कम सरेआम सड़कों पर लाठियां नहीं खानी पड़ेंगी, चांटे नहीं हमारे मुंह पर पड़ेंगे, हमें इस तरह से बेइज्जत नहीं किया जाएगा जिस तरह से बिहार में आए दिन किया जाता है। आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी। किसी भी समाज में अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो निष्पक्ष चुनाव एक तरह से कुकर में सेफ्टी वाल्व जैसा होता है कि अगर स्टीम बढ़ता है तो सेफ्टी वाल्व से गुस्सा निकल जाता है। तो भारत में क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था है कि भारत में देखिएगा हर 6 महीने में भारत के किसी न किसी राज्य में कहीं ना कहीं चुनाव हो जाता है। तो भले आप उस राज्य के नहीं हो, उस राज्य में आपका चुनाव 5 साल बाद हो, लेकिन आप देखते हैं कि आपके आसपास में, आप अगर कर्नाटक में हैं तो देखते हैं कि भले कर्नाटक में 3 साल बाद चुनाव होगा, लेकिन बगल के तमिलनाडु में तो इसी साल चुनाव होने वाला है। तो चुनाव क्योंकि होने वाला है ऐसा भरोसा रहता है और लोगों को ये लगता है कि चुनाव निष्पक्ष होंगे, तो वो अपने गुस्से को कुछ दिन के लिए बर्दाश्त करते हैं और चुनाव में सत्ता परिवर्तन के द्वारा उस गुस्से को निकाला जाता है। लेकिन नेपाल में ऐसा हुआ कि लोगों को पूरी की पूरी व्यवस्था से ही मोह भंग हो गया। उनको लगा कि यहाँ पर पूरा का पूरा व्यवस्था ही खराब है, इसीलिए वो सारी व्यवस्थाओं को अपने जगह पे रख दिया, प्रधानमंत्री को भी भेज दिया, चुनाव आयोग को भी भेज दिया और अपनी नई टेक्नोलॉजी से, नए ढंग से उन्होंने अपनी एक नई व्यवस्था बना ली। अभी हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से अरुण जी जानते हैं, कल ही एक रिसर्च आया है, प्यू करके एक दुनिया भर की बहुत नामी एजेंसी है, PEW करके, उसने उस रिसर्च ने बताया कि भारत में अभी भी लोगों को व्यवस्था पर थोड़ा बहुत भरोसा है। उनको लगता है कि भारत की व्यवस्था सुधारी जा सकती है। इसका मतलब ही यह है कि भारत में क्योंकि हर 6 महीने में चुनाव होते हैं, इसीलिए लोगों को यह अंदर से भरोसा होता है कि अगर कुछ गलती हुई है तो चलो भैया चुनाव तक इंतजार करेंगे और चुनाव में मैं सत्ता परिवर्तन कर दूंगा, दूसरे को सत्ता दूंगा और देखूंगा कि वो कम से कम मैं जैसा चाहता हूं वैसा काम करेगा कि नहीं। तो भारत में क्योंकि निष्पक्ष चुनाव अपने आप में एक प्रेशर कुकर का सेफ्टी वॉल्व है, इसीलिए आप देखते हैं कि जिस तरह से पड़ोस में बांग्लादेश में लोग रातों रात सड़क पर आ गए, वहां की प्रधानमंत्री को भगा दिया, हमने देखा कि श्रीलंका में प्रधानमंत्री आवास में लोग घुस गए, हमने देखा कि नेपाल में संसद हो या सुप्रीम कोर्ट हो या प्रधानमंत्री आवास हो, सबको आग में फूंक दिया लोगों ने। तो लोगों का वो जो गुस्सा हिंसक रूप लेता है पड़ोस में, भारत में वो हिंसक रूप इसीलिए नहीं लेता क्योंकि लोगों को लगता है कि चलो एक निष्पक्ष चुनाव होगा, तो जब चुनाव होगा ना उस चुनाव में हम अपना गुस्सा दिखा देंगे। दुर्भाग्य यह है कि अगर बीजेपी इस निष्पक्ष चुनाव के ऊपर भी आपका सेफ्टी वाल्व को भी अगर वो खत्म कर देगी, तब चिंता का विषय है। तब जो जेनजी है, फिर से मैं कह रहा हूं, जेनजी भले गरीब होगा, मेहनती है लेकिन गरीब है, लेकिन ध्यान में रखिएगा वो शारीरिक रूप से भले बंधक हो, वो शारीरिक रूप से भले आपको लग रहा हो कि वो किसी होटल का बेरा का काम कर रहा है, शारीरिक रूप से भले आपको लग रहा होगा कि वो उबर का ड्राइवर है, लेकिन उसके फोन में वो दुनिया भर का विकास देख रहा है, दुनिया भर की भौतिक प्रगति होते हुए देख रहा है और अपने आसपास जो अव्यवस्था फैल रही है और जो पिछड़ापन है
उस विडंबना को भी वो देख रहा है। तो उसका गुस्सा अगर निकलेगा, अभी तक उसका गुस्सा भारत में इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि उसको लगता है हर 6 महीने में चुनाव होगा, चलो जी भैया चुनाव में मैं अपना गुस्सा दिखा दूंगा। लेकिन भाजपा और ये चुनाव केचुआ के जो गठबंधन है, साजिश है, ये जो इनका गिरोह है, ये अगर चुनाव चोरी करना शुरू कर देगा, तब मेरे ख्याल से जेन जी को झेलना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। और मेरे ख्याल से वो स्थिति न आए, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आने वाला जो सबसे पहला चुनाव भारत में भी हाल फिलहाल में होने वाला है, बिहार का होने वाला है, चुनाव के नतीजे कुछ भी आए, बात चुनाव के नतीजे की नहीं है, बात है कि क्या वो खेल ईमानदारी से और निष्पक्ष ढंग से खेला जाएगा। मैच कोई जीते, मैच भारत जीते, मैच ऑस्ट्रेलिया जीते, क्या अंपायर निष्पक्ष रहेगा? तो अंपायर का निष्पक्ष रहना बहुत जरूरी है। अगर बिहार में अंपायर निष्पक्ष होता हुआ नहीं दिखा तो भारत में जेनजी जो है, अभी तक वो इसीलिए हिंसक रूप नहीं ले रहा है। हमने देखा बांग्लादेश में भी हिंसक रूप लिया, श्रीलंका में भी लिया, नेपाल में भी लिया, भारत में भी उससे ज्यादा जेनजी है, उसी तरह की चीजों का उपयोग करता है। लेकिन उसका गुस्सा अभी तक इसीलिए शांत है क्योंकि उसको लगता है कि 6 महीने बाद चुनाव आएगा, उस चुनाव में हम इस चीज को ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर उस सेफ्टी वाल्व के साथ भाजपा छेड़खानी करती है तो हमें पता है कि कुकर का अगर सेफ्टी वाल्व खराब हो जाता है तो कभी कभी कुकर फट भी जाता है। जी बिल्कुल, और कहीं वो फट ना जाए इसी का डर तो सता रहा है। तभी तो बीजेपी जो है एकदम से बौखला सी गई सिर्फ राहुल गांधी के जेनजी लिख देने से। ना तो उन्होंने नेपाल का जिक्र किया, ना ही किसी तरह का कोई आह्वान किया। उन्होंने बदलाव की बात की और उन्होंने कहा कि वो बदलाव युवा, स्टूडेंट, जेनजी ये सब लेकर आएंगे और वो उनके साथ खड़े हैं। एक तरह से उन्होंने एक अश्योरिटी उन्होंने ये दी और ये कहा कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं, आप उठ खड़ा होना चाहते हैं अपने हक के लिए, अपनी नौकरियों के लिए या अपने आप वोट के अधिकार के लिए, तो आपके साथ राहुल गांधी है। ये जरूर उन्होंने इस ट्वीट में श्योर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, अरुण जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना।